गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सुप्रभातम। तो हमारा विषय है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण में हम विज्ञान की जो प्रमुख मेथड हैं, विज्ञान जनरल साइंस पढ़ाने के लिए बालक है उसमें कौन कौन सी विधियाँ वो शिक्षण विधि काम में ली जा रही है उसके बारे में हम अध्ययन करें। पिछली क्लास में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो श्यामपट्ट कार्य है वो सही नहीं दिख रहा था। उसमें हमने एक विधि अवलोकन विधि के बारे में अध्ययन किया था। अवलोकन यानी जो प्रदर्शन के माध्यम से या जो देख करके हम प्रयोग स्पर्श करके जो प्रयोग कर रहे हैं उससे जो बच्चे उसको ज्ञान होता है या जो नॉलेज प्राप्त होता है उसको अवलोकन विधि कहा था। उसकी कमी और जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब दूसरी विधि है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, लेकिन जो श्यामपट्ट कार्य है स्पष्ट नहीं दिखने के कारण हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। यानी प्रयोग प्रदर्शन मेथड विधि, यानी जो प्रयोग है उसको हम बालक को दिखा करके जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको किस रूप में बालक है वो प्राप्त करता है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो एक व्याख्यान विधि होती है, उसकी पूरक विधि होती है। यानी जो व्याख्यान विधि होती है उसके अंतर्गत बालक को व्याख्या के माध्यम से यानी लेक्चर के माध्यम से ज्ञान है वो दिया जाता है। और जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है उसमें जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको बालक को दिखा दिया जाता है, उनका नॉलेज दे दिया जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट इस काम का है, इसके ये लाभ हैं, इसकी ये हानियां हैं। इन सबको हम बता देते तो बालक उसको अच्छे से समझ सकता है। तो इसकी एक परिभाषा जॉनसन ने दी थी। तो जॉनसन ने क्या कहा कि छोटी कक्षाओं में सामान्य विज्ञान के लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि प्रयोगशाला विधि से अधिक उपयुक्त विधि है। उन्होंने कहा कि जो छोटी क्लासें होती है प्राथमिक तक की और उच्च प्राथमिक तक की जो क्लास होती है उसमें जो विधि हम व्याख्यान विधि से यानी प्रयोगशाला विधि है वो तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। तो प्रयोगशाला विधि और व्याख्यान विधि है उनसे अधिक कामगार और प्रसिद्ध विधि होती है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इससे क्या होता है, बालक है उस प्रयोग के बारे में जानकारी ले लेता है और उसके लाभ और जो उसकी हानियां हैं उन सब के बारे में अध्ययन कर लेता है। तो उससे उसको जो भी मतलब उसको टच करके उसको देखता है या उसका प्रयोग है वो क्या काम आ रहा है, कैसे इससे आगे कार्य होता है, इन सभी की बातों के बारे में बालक जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो फिर है प्रयोग प्रदर्शन विधि के प्रमुख चरण। प्रयोग प्रदर्शन विधि के प्रमुख चरण या सोपान। प्रमुख चरण या सोपान यानी जो प्रयोग प्रदर्शन विधि हम बालक को दिखा रहे हैं उसके अंतर्गत किन किन चीजों का इंपॉर्टेंस है, उसके प्रमुख चरण है वो कौन कौन से है। तो इसमें पहले है शिक्षक द्वारा पूर्व तैयारी। शिक्षक द्वारा पूर्व तैयारी। दूसरा है पाठ की प्रस्तावना। तीसरा है मुख्य उद्देश्य। चौथा पॉइंट यानी मुख्य उद्देश्य होना आवश्यक है। चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो पांचवा पॉइंट है निरीक्षण एवं मूल्यांकन। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसके मुख्य 5 चरण होते हैं। इन्हीं चरण या सोपान के माध्यम से इसी विधि को प्रदर्शित किया जाता है। तो पहली है शिक्षक द्वारा पूर्व तैयारी, यानी जो भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट हम बालक को दिखाने वाले हैं या उनके बारे में समझाने वाले हैं उसको जो शिक्षक बता रहा है उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। उनको पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट को हम कौन सी जगह पर रखेंगे या इसका प्रदर्शन किस रूप में करेंगे, जो पूरी कक्षा है उसके बालक है उसको अच्छे से देख सके और समझ सके। तो पूर्व अभ्यास इसमें आवश्यक होता है, यानी शिक्षक के द्वारा उस एक्सपेरिमेंट को पहले 2 या 3 बार
अपने मतलब बालकों की अनुपस्थिति में उसका अभ्यास कर लेना चाहिए कि कैसे इसको हम बताएंगे बालकों को तो ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेगा। कि मतलब सभी बालकों को एक जैसे नहीं होते, कुछ है वो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होते हैं वो मीडियम होते हैं, और कुछ जैसे पिछड़े हुए बालक भी होते हैं, मंद बुद्धि के बालक। उनको हम इस प्रयोग के बारे में, प्रदर्शन के बारे में बताएंगे तो वो क्या नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बच्चों की यानी कक्षा के जो एवरेज बच्चे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक है उसको इस प्रदर्शन है उसकी पूर्व तैयारियां वो कर लेनी चाहिए। यानी बार बार 2-3 बार इस प्रयोग को, जैसे अपने कक्षा में या जैसे प्रयोगशाला है उसके अंतर्गत खाली जो टाइम होता है उसमें इसका प्रदर्शन है वो जो शिक्षक है उसको पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, यानी पूर्व अभ्यास है वो कर लेना चाहिए। दूसरा है इसका पाठ की प्रस्तावना, यानी जो भी हम प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो करने जा रहे हैं बालक के सामने, तो उसमें जो प्रस्तावना होती है यानी जो पाठ या लेसन हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पहले थोड़ा वो 2-3 लाइन बालकों को बताते हैं। उसके बाद में जैसे जो डायरिया वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें प्रस्तावना होती है, उसमें 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक होता है, यानी हम इसके बारे में पूछते हैं कि क्या बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पर्यावरण का मान लो कि पर्यावरण है उसके बारे में आप क्या जानते हो, तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। तो जो पाठ की प्रस्तावना होती है उसको जैसे पूर्ण करते हैं 5 क्वेश्चन के बाद में 6ठा क्वेश्चन है वो समस्यात्मक होना चाहिए, जिससे बालक है उसमें चिंतन मनन होता है, विचारों का मंथन होता है, तर्क वितर्क सोचता है कि हम इसके बारे में आगे क्या पढ़ेंगे। उनमें उत्सुकता रहती है कि हमने ये पाठ है उसकी प्रस्तावना के क्वेश्चन तो सुन लिए, अब आगे हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसमें आत्मविश्वास। जैसे प्रयोगशाला में प्रदर्शन में हम बालकों को बताएं कि हम आपको जो वनस्पतियां हैं उसकी फैमिली है उसके बारे में आज बताएंगे। ये साइंस का क्वेश्चन है, पहले उसको फैमिली कितनी होती है यानी उपवर्ग कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, उनके बारे में हमने 5 क्वेश्चन प्रस्तावना के पूछ लिए। 6ठा क्वेश्चन हमने बालकों से पूछा कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है कुल होता है उसके बारे में आप क्या जानते हो, और इसके जो कौन कौन से प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनेसी में आते हैं, और इनका कार्य कैसे होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं, और इनमें कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं, ऑक्सीजन यानी नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं। इन सब बातों के बारे में हम बालक को समझाएंगे। जो पाठ की प्रस्तावना होती है वो समस्यात्मक होनी आवश्यक है, इससे बालक में विचारों का मंथन होता है, उसकी उत्साह प्रवृत्ति बढ़ती है, और जैसे कार्य करने के लिए वो प्रेरित होता है यानी उत्साह उसमें बढ़ जाता है। तीसरा है मुख्य उद्देश्य, यानी जो भी प्रयोग प्रदर्शन हम कर रहे हैं उसका हमें मुख्य एम्स या उद्देश्य है उसका पता होना चाहिए कि ये प्रयोग हम प्रदर्शित तो कर रहे हैं बालक के किस काम का है या उससे रिलेटेड है, इससे व्यवहारिक ज्ञान में कितना उपयोगी है, इसका एक मुख्य उद्देश्य होना आवश्यक है। यानी बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, और हमारा जैसे निश्चित एम्स होता है, लक्ष्य होता है, उसी के माध्यम से हम कार्य करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो जो भी पाठ या लेसन हम ड्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होना आवश्यक होता है। फिर चौथा पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य, यानी जो भी वर्क हम प्रयोग प्रदर्शन बालक से करवा रहे हैं उसमें श्यामपट्ट यानी जो बोर्ड का वर्क है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी जो मुख्य बातें होती हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको हमें मोड श्यामपट्ट पे लिखना, मुख्य बिंदु यानी जो मुख्य या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम श्यामपट्ट कार्य के माध्यम से हम बालक को बताते हैं, यानी उनका हम अंकन कर देते हैं तो बालक उसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे उसको कोई जैसे लिखाया हुआ या पढ़ाया हुआ लिख करके जो चीजें बालक को बताते हैं वो स्थायी या स्टेबल ज्यादा होती है। तो श्यामपट्ट कार्य वो बालक को कैसे सिखाया जाता है, जैसे हम एसटीसी या डीएलएड हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण होता है यानी माइक्रो टीचिंग होती है, उसके माध्यम से हम जो शिक्षार्थी होते हैं, प्रशिक्षणार्थी, उनको हम इसका नॉलेज देते हैं। जो श्यामपट्ट का जो कार्य होता है वो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। उस पर जो श्यामपट्ट कौशल होता है उसको बार बार दोहराया जाता है, यानी श्यामपट्ट है उसके बाईं ओर खड़े होकर के जो ऊपर की एंट्री है वो पूर्ण करनी चाहिए, जो डेट वगैरह है वो इस साइड में डालना चाहिए, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको इस साइड में, यानी जो श्यामपट्ट का कौशल है
वो हमारा आकर्षित और प्रभावित होना आवश्यक है। तो जो मतलब सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से यही हम जो कौशल है वो बच्चों को सिखाते हैं। जो प्रशिक्षणार्थी हैं जैसे आगे स्कूलों में जाएंगे तो उनसे जैसे उनका श्यामपट्ट ग्रह कैसा है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये सब चीजें इसी प्रशिक्षण में सीखी जाती हैं। तो श्यामपट्ट कार्य वो एक मुख्य बिंदु होता है, यानी मुख्य पॉइंट इसलिए होता है कि जो श्यामपट्ट कार्य होता है वो आकर्षित होना आवश्यक है। यानी बहुत अच्छा अगर श्यामपट्ट कार्य तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं कि कितना मस्त या अच्छा श्यामपट्ट कार्य किया है। फिर होता है निरीक्षण एवं मूल्यांकन, जो हमारा लास्ट का पॉइंट होता है। जैसे श्यामपट्ट वगैरह सारे बता दिए, प्रयोग प्रदर्शन बालकों को बता दिया, उसकी लाभ वगैरह बता दिया, हानि वगैरह बता दी, उसका मुख्य उद्देश्य है, किस लिए हम इसको यूज में लेते हैं, यह कार्य सब बताने के बाद एक शिक्षक होता है वो बालक के बारे में निरीक्षण करता है कि इस बालक ने कितना ज्ञान एक्सेप्ट किया है। जो हमने इतने 30-40 मिनट की क्लास में इनका जो नॉलेज दिया है उसमें से कितना उन्होंने ग्रहण किया है, उसका निरीक्षण किया जाता है। उसको चाहे क्वेश्चन पूछ के या उस प्रयोग के लाभ हानि है वो पूछ करके, और फिर उसका मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, जो ग्रहण किया ज्ञान है, ग्रहण किया गया जो ज्ञान है उसका अंकन किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा प्रयोग प्रदर्शन विधि का अंग, यानी इसके अंतर्गत जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसमें मुख्य क्या क्या बातें होनी चाहिए, यानी मुख्य घटक, ये तो प्रमुख सोपान है, मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यानी जो प्रयोग हम प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक है। तो पहले है प्रदर्शन का स्पष्ट दिखना, यानी जो भी प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जो भी बालकों को दिखा रहे हैं प्रयोग प्रदर्शन, उसको स्पष्ट दिखाई देना आवश्यक है। यानी चाहे हमें क्लास के ऊंचाई वाले स्थान पर या टेबल मेज रख करके उसको उचित स्थान पर रखकर उसका प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे वो सारे बच्चे वो देख सकेंगे। अगर हमें ऊंचाई वाले स्थान पर रख दिया तो कुछ बच्चे वो देख सकते हैं और जो कुछ बच्चे हैं वो नहीं देख सकते। और फिर है सुनियोजित पूर्व अध्ययन, यानी प्रदर्शन का स्पष्ट दिखाई देना है। दूसरा है कि सुनियोजित पूर्व अध्ययन या अभ्यास, यानी जो भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट हम बालक को दिखा रहे हैं उसको जो शिक्षक है उसके द्वारा पूर्व अध्ययन कर लेना चाहिए। यानी एक बार पहले, एक या 2 बार जो शिक्षक हो रहा है शिक्षक को उस प्रदर्शन के बारे में जानकारी वो अच्छे से प्राप्त कर लेनी चाहिए, और फिर यानी उसका अभ्यास और अध्ययन आवश्यक होता है। फिर है कि उपकरण का व्यवस्थित होना, यानी जो भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट हम बालक को दिखा रहे हैं प्रदर्शन, उसका व्यवस्थित होना, यानी उसको मतलब अपनी व्यवस्था के अनुसार टेबल या मेज पे सुव्यवस्थित करना चाहिए। यानी उसके जो सारे औजार पाती उसके अंतर तंत्र होते हैं उनको सभी को एक साथ रखना चाहिए और उनको व्यवस्थित सिस्टेमेटिक ढंग से रखना आवश्यक होता है। फिर अगला पॉइंट इसका क्या है कि इसकी लाभ और हानि क्या है, यानी अवलोकन प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसके लाभ क्या है। इसका पहला लाभ तो यह होता है कि जो प्रयोग बालक देख लेता है, यानी प्रयोग या प्रदर्शन है उसको देख लेता है तो उसका ज्ञान है वो पहले तो उसका ज्ञान है वो स्थायी होता है। पहला पॉइंट यही है कि ज्ञान स्थायी होता है। यानी जो चीज बालक को हम किताबों से या लेक्चर या व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो लंबे टाइम तक नहीं चलती है, थोड़े टाइम बाद में उस चीज को भूल जाता है। तो यदि उसको प्रदर्शित करके हमने जो चीज दिखा दी तो उससे वो लंबे टाइम तक याद रख सकता है। तो पहला पॉइंट जो हो गया इसका ज्ञान स्थायी होता है। दूसरा होता है इससे बालक में उत्साह, जिज्ञासा, प्रवृत्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है।
इससे बालक में यानी जो बालक है उसमें जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उत्सुकता होती है, वो ज्यादा बढ़ती है और आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। यानी वो खुद इन चीजों को टच करके देखता है तो उसमें ये होता है कि ये चीज ऐसी है, इसके लिए हम यह कार्य अच्छे से कर सकते हैं। यानी ज्ञान स्थायी होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जो मतलब नए नए जो यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको जैसे बालक टच करता है, उनको देखता है, निरीक्षण करता है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी ये कार्य कर सकता हूँ, और उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी आगे कैसे कार्य करेंगे। ये सोचते हैं कि अगली क्लास में है वो टीचर, वो कौन सा प्रदर्शन करेंगे, हमें क्या दिखाएंगे, इससे उनमें भावनाएं है वो उत्साह से भर जाते हैं। फिर इसकी कमी क्या है, कमी या दोष। इसकी पहली कमी तो यह होती है कि जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो शिक्षक है वो केंद्रित ज्यादा होता है। यानी शिक्षक है वो अपने हाथों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देता है। यानी पहले खुद है उनको व्यवस्थित करता है, उनको जैसे दिखाता है, तो ये बच्चे सोचते हैं कि इसको हम कैसे हाथ लगा करके उनको टच कैसे करें। तो ये होता है कि ये एक तो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है जिसमें शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें सभी छात्र वो इसके मतलब हाथ लगा करके उस प्रदर्शन को अच्छे से नहीं मतलब टच कर सकते। यानी जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं वो तो अच्छे से इनको मतलब देख लेते हैं, उनमें उत्सुकता ज्यादा होती है। तो सभी बच्चे होते हैं जो नॉर्मल या जो पिछड़े हो रखे होते हैं वो इन सब चीजों को नहीं देख सकते। तो पहला दोस्त तो इसमें यही है कि सभी बच्चे इसको प्रयोग को आसानी से जैसे उपकरणों को हाथ लगा कर या उनको देख नहीं, उनको टच करके नहीं देख सकते। दूसरी है कि ये शिक्षक केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित नहीं होती। यानी शिक्षक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। और तीसरा ये कि जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो अच्छी व्यवस्था यानी अच्छी जगह पर नहीं किया तो जो सभी बच्चे हैं उनको उनका प्रदर्शन नहीं दिख पाता है। ये इसके गुण या आवश्यक घटक हो गए, यानी इसकी कमियां हो गई। फिर चौथी है इसकी जो उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हमें व्यवस्थित जगह पे रखना आवश्यक होता है। तो फिर ये है कि ये विधि होती है यह सस्ती होती है और टिकाऊ भी होती है, समय और जो परिश्रम है उसकी इस विधि में बचत होती है। ये इसके मुख्य पॉइंट है। अगली विधि है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि यानी प्रयोगशाला विधि होती है वो भी प्रयोग प्रदर्शन विधि के अनुरूपी होती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में तो हम जो छोटी क्लासें होती हैं उसके लिए काम में लेते हैं, और जो प्रयोगशाला विधि होती है वो बड़ी कक्षाएं उनके लिए आवश्यक होती है। जैसे इस विधि में प्रयोगशाला विधि में जैसे केमिस्ट्री के प्रयोग हैं, फिजिक्स के हैं, इन इंस्ट्रूमेंटों को हम बालक को नहीं दे सकते। यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं उनको हम इस विधि में जैसे दिखाकर ज्ञान प्राप्त दे सकते हैं उनको, जैसे हाथ लगा कर उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं या कोई केमिकल वगैरह उन पर डर जाता है तो वो वैसे नुकसानदायक होते हैं। तो जैसे 10th बाद में 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं कॉलेज लाइफ, उन बच्चों के लिए प्रयोगशाला विधि उपयुक्त होती है। प्रयोगशाला विधि है वो व्याख्यान विधि की पूरक विधि होती है। व्याख्यान विधि की पूरक विधि। पूरक विधि का मतलब क्या हुआ, यानी जो व्याख्यान विधि है उसकी अपोजिट होती है प्रयोगशाला विधि। व्याख्यान में हम एकदम लेक्चर देते हैं, किताबों के माध्यम से बालक को पढ़ाते हैं, और जो प्रयोगशाला विधि है उसमें सारा है वो
प्रयोग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। किताब होती है उसमें इसकी बहुत कम इम्पोर्टेंस होती है। तो प्रयोगशाला विधि है उसके यानी जो गुण है वो क्या है कि प्रयोगशाला विधि है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। इसमें जो यंत्र या उपकरण काम में लिए जाते हैं उनको शिक्षक ही व्यवस्थित कर सकता है और बालकों को दिखा सकता है, और बालक है उनको नहीं दे नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट है कि ये विधि होती है ये बड़ी महंगी होती है और परिश्रम ज्यादा टाइमिंग की होती है। यानी जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं केमिकल का, देखो केमिकल से बना रहे हैं तो उसमें 1 आधे घंटा लग जाता है। यानी कोई केमिकल से हम दूसरा बना रहे हैं, अम्ल क्षार वाला हो चाहे कोई दूसरा हो, तो उसमें हम केमिकल वगैरह डालते हैं, उसका जब तक रिजल्ट नहीं पहुंचता तब तक इसका हम वेट करते हैं। तो ये लंबे टाइम की विधि होती है। और इस विधि के माध्यम से जो बच्चे होते हैं उनमें तर्क वितर्क विचार मंथन की भावना का विकास होता है। और ये इसमें होता है कि जो प्रयोगशाला विधि होती है उससे बच्चों में आपस में जैसे सहयोग की भावना का विकास होता है। यानी एक बच्चे को कुछ जैसे रिजल्ट वगैरह नहीं पहुंचते तो दूसरा बच्चा उसकी सहायता करता है, आत्मविश्वास आता है, उसमें प्रेम सहानुभूति सभी सहयोग की भावना का विकास इसमें होता है। और इसकी दोष या कमी क्या है, यानी जो प्रयोगशाला विधि होती है इसका मुख्य बिंदु यही है कि यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है, बालक केंद्रित नहीं होती। इसमें दूसरा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, यानी उनके टूटने फूटने का डर है वो ज्यादा रहता है। और तीसरा है कि ये जो परिश्रम ज्यादा और जो टाइमिंग है वो ज्यादा लेने वाली विधि होती है। यानी जब हर जगह हर इंस्ट्रूमेंट है वो उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए यह विधि महंगी होती है और इसमें टाइमिंग भी ज्यादा दिया जाता है। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हुर्शिटिज्म विधि या खोज विधि, यानी खोज करके हम किसी चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे तर्क वितर्क कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।